हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी का एसएससी एमटीएस 2024 का प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रहा है। आपके प्रिपरेशन को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए हम लाए हैं एसएससी एमटीएस 2024 का स्टैटिक जीके रैपिड रिवीजन सेशंस। और आज का ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 2 है। इस सीरीज का पार्ट 1 आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन 1932 पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन। 1932 में पूना पैक्ट किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन ए गांधी जी एंड जेएल नेहरू, ऑप्शन बी गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जेएल नेहरू एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या ऑप्शन डी गांधी जी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो पूना पैक्ट में कुछ पॉइंट्स आपको याद में रखना है। अगर आप ये पॉइंट्स याद में रख लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, बट गांधी जी के बिहाफ में ये पैक्ट साइन किए थे किसने? मदन मोहन मालवीय ने। कहाँ पर किए थे? यरवड़ा सेंट्रल जेल के अंदर पुणे में। और कब किए थे? सितंबर 24, 1932। राइट। तो ये पूना पैक्ट किस लिए हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर डिमांड किए थे या करते थे एक सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए फॉर द डिप्रेस्ड क्लास या पिछड़े जनजाति लाइक दलित्स, बट गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। बट हुआ क्या था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रमशाय मैकडोनाल्ड एक कम्युनल अवार्ड, या इसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोलते हैं, इसको ग्रांट कर दिए थे माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, और इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास को इसके साथ जोड़ दिए थे। तो गांधी जी इसके विरोध में इन्होंने फास्ट करा था, या इन्होंने अनशन शुरू करा था अनटू डेथ, मरते दम तक, पुणे जेल के अंदर। तो इसके कारण अंबेडकर के ऊपर पब्लिक प्रेशर आने लगा कि गांधी जी को उनका अनशन को रोकने के लिए। तो इसके रिजल्ट्स में पूना पैक्ट हुआ था। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद में रखना है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आफ्टर द पूना पैक्ट जो प्रेस रिलीज हुआ था द बॉम्बे क्रॉनिकल्स के अंदर, वहां पर अंबेडकर जी ने बोला था, आई एम ग्रेटफुल टू महात्मा, ही केम टू माई रेस्क्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए फिनांस कमीशन, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग। ओके, तो कुछ देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया और कुछ इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया। फ्रेंड्स, ये जो चार्ट्स हम आपके लिए तैयार किए हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम्स में कोई आएगा ही नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, इस चार्ट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको बोला जाता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है जो कि कंट्री का, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इसको स्थापित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स, सम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया कौन से हैं? ये है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक कमीशन ऑफ सर्विस कमीशंस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया, जीएसटी काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, या स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, सीएजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको बोला जा सकता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा एस्टैब्लिश नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा एस्टैब्लिश नहीं किया जाता है। भारत के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को जान लेते हैं। ये है नीति आयोग, कुछ एग्जाम्पल्स, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल एंड लोकायुक्त, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आरबीआई, सेबी, सिडबी, नबार्ड, ट्राई, और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, बिकॉज हम अभी आपको दिखाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं।
तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया आपको याद में रख के चलना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है जो एसएससी जेईसी 2019 में आया हुआ है। ऑप्शन ए फिनेंस कमीशन, ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और देखिए यूपीपीएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑप्शन ए फिनांस कमीशन, ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन सी पब्लिक सर्विस कमीशन या ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following regions of northern plains is the most fertile। उत्तरी मैदान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ है। ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी तेराई, ऑप्शन सी भाबर या ऑप्शन डी भंगार। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खादर। खादर रीजन्स के जो मिट्टी होता है इसको न्यू अलूवियल सॉइल बोला जाता है। तेराई रीजियंस जो कि भाबर रीजियंस के नेक्स्ट हैं, हम डायग्राम से इसको समझेंगे थोड़ा बहुत। भाबर रीजियंस के नेक्स्ट रीजन्स को बोला जाता है तेराई और इसको ग्रासलैंड जोन भी बोला जाता है। और भाबर रीजन क्या है, ये एक नैरो रीजियंस है जस्ट नॉर्दर्न प्लेन्स के फुट हिल्स जगह में। और याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भाबर से, जहां से या जहां पे कोई भी आपका नदियां दिखते नहीं है, where all the streams disappear। भाबर रीजियंस ऐसा रीजन है जहां पर all the streams disappear। अगर भांगर के बारे में बात करें तो यहाँ का मिट्टी को बोला जाता है ओल्ड अलूवियल सॉइल्स। तो ये कुछ पॉइंट्स है, तो चलिए डायग्राम से समझते हैं। ये है आपका नॉर्दर्न रीजन, यहाँ से आपका अगर कोई नदियां निकलता है तो जस्ट फुट हिल्स पोजीशन में जो नैरो रीजन रहता है उसको बोला जाता है भाबर। भाबर में आपका बड़े बड़े पत्थर या कंकड़ या आपका बड़े बड़े पेबल्स यहाँ पर दिखे जाते हैं। जस्ट भाबर रीजन के बाद में जो रीजन्स होता है जिसको ग्रासलैंड जोन बोला जाता है, इसको बोलता है तराई रीजन। तेराई रीजन से निकलकर जब नदियाँ आगे जाता है तो ये वाइड होने लगता है या फैलने लगता है। तो ये जो नदियाँ निकल के फैलने लगता है तो इसके बोथ साइड रीजन्स में के छोटे छोटे बालू या छोटे छोटे सैंड्स या छोटे छोटे कंकर बजड़ी जमा होने लगता है। और ये मोस्ट फर्टाइल रीजन है, इसको बोला जाता है खादड़। और खादड़ में जमा हुआ जो छोटा छोटा बालू या छोटा छोटा कंकड़, इससे थोड़ा बड़ा बड़ा जो कंकड़ या बड़ा बड़ा जो पत्थर होता है, इसको क्या होता है, ये सब बड़ा बड़ा पत्थर पानी के प्रेशर के कारण यहाँ से निकल के यहाँ पर शिफ्टेड होने लगता है। ठीक है, और यहाँ पर जो शिफ्टेड होने लगता है दो साइड में, इसको रीजन्स को बोला जाता है बांगर रीजन, जहाँ पर ओल्ड अलूवियल सॉइल होता है। ठीक है, तो मोस्ट फर्टाइल रीजन से आपका खादर रीजन, इसको याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी इवेंजेलिस्टा टोरिसेली या ऑप्शन डी थियोडो एच माइमन। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था, 1928 को। अगर गैलीलियो गैलीली के बारे में बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद में रखना है। अगर बोला जाता है कि टेलीस्कोप को फर्स्ट इन्वेंट किसने किया था, तो ये गैलीलियो नहीं होगा। 1608 को हैंस लिपर्से ने, ये एक लेंस मेकर्स थे। तो टेलीस्कोप वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय हैंस लिपर्से, नॉट गैलीलियो गैलीली। बट गैलीलियो गैलीली का नाम क्यों लिया जाता है, because telescope was first used for astronomical purposes in 1609 by Galileo Galilei। गैलीलियो गैलीली ने फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस या ज्योतिर्विज्ञान के डेवलपमेंट के लिए टेलीस्कोप को यूज किया था। इन्होंने हैंस लिपर्सी के द्वारा डेवलप किया हुआ टेलीस्कोप के लेंसेस का पावर को बढ़ा दिए थे और इसको एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए यूज किए थे। तो ये पॉइंट आपको याद में रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछते रहते हैं। अगर टॉरिसेली की बात करें तो इसने बैरोमीटर ने आविष्कार किया था, जो वायु का
मतलब प्रेशर को मापा जाता है 1643 में इसको आविष्कार किया था। और थियोडोर एच माइमन ने लेजर का आविष्कार किया था 1960 में। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लेजर का फुल फॉर्म क्या है। लेजर का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूम एंड ग्रूम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुक इज को ऑथर्ड बाय, ब्रूम एंड ग्रूम पुस्तक के सह लेखक कौन है? ऑप्शन है सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी किरण बेदी या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किरण बेदी। तो किरण बेदी के साथ को ऑथर कौन थे? पवन चौधरी, याद रखिएगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जान लेते हैं सलमान रुश्दी के। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, ए वेरी इंडियन क्रिसमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाइफ एग्जाम में आते रहते हैं, शेम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन और द गोल्डन हाउस। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है सलमान रुश्दी के, नॉवेल्स, ओके, या बुक्स भी बोल सकते हैं। इनको बुकर प्राइज 1981 को मिला हुआ है। चलिए यहाँ पर भी आपके लिए एक प्रश्न है कि सलमान रुश्दी को बुकर प्राइज 1981 किस नॉवेल के लिए मिला था, उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर शशि थरूर ऑप्शन बी के बारे में बात करें तो इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द पैराडॉक्शियल प्राइम मिनिस्टर, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। द हिंदू वे, ये भी उनका एक इंपॉर्टेंट बुक है, और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 को मिला हुआ है शशि थरूर को। और आपको भी बताना है कि साहित्य अकादमी अवार्ड शशि थरूर को जो मिला हुआ था 2019 में, किस नॉवल के लिए इनको मिला हुआ था, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bruni Surin, the Olympian athlete, belongs to which of the following countries? Olympian athlete Bruni Surin निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है स्पेन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी मैक्सिको या ऑप्शन डी कनाडा। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। कनाडा इस साल पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर कनाडा के तरफ से जो ओलंपिक हुआ था 2024 में, पेरिस ओलंपिक, वहां पर कनाडा के तरफ से शेफ डी मिशन थे ब्रूनी सुरीन। ये पॉइंट याद रखिएगा। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था फ्रांस के अंदर, उसमें कनाडा के तरफ से शेफ डी मिशन थे आपका ब्रूनी सुरीन, पेरिस ओलंपिक के अंदर। आपको बताना है कि ये किस खेल से जुड़ा हुआ है, ब्रूनी सुरीन किस खेल से जुड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इस साल 2024 में हाल ही में एक एग्जाम हुआ है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो PSC मिसलेनियस एग्जाम हुआ था 2024, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी पेरू या ऑप्शन डी मैक्सिको। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया है, एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, ये रीजन है ग्रेट बैरियर रीफ। इसको याद में रखिएगा, इस मैप को याद में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ इंटैक इज? इंटैक का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्कियोलॉजिकल एंड कोऑपरेटिव हेरिटेज, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्किटेक्चरल एंड कैलीग्राफिक हेरिटेज, या इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कोऑपरेटिव हेरिटेज। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ केव्स आर सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट? बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका या ऑप्शन डी आसाम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का और कुछ इंपॉर्टेंट केव्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि भीमबेटका केव्स, उदयगिरी केव्स या आदमगढ़ केव्स। उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट केव्स है पंचमुखी केव्स, मुचकुंद केव्स। कर्नाटका के बादामी केव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट केव्स है कर्नाटका के, और आसाम के जोगी घोपा रॉक काट केव्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट केव्स है आपके ऑप्शंस के रिगार्डिंग, तो इसको याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट?
कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि हस्तिनापुर, रानीपुर, सुहागी बारवा, सुर सरोवर, चंद्रप्रभा, नेशनल चैंबल, ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका उत्तर प्रदेश के। कर्नाटका के कुछ इंपॉर्टेंट्स है सोमेश्वरा, भद्रा, भीमगढ़, ब्रह्मगिरी, कावेरी, पुष्पगिरी, सरवटी वैली। ओके, मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बोरी, गांधी सागर, केन घड़ियाल, नेशनल चैंबल या ओरछा। अगर बिहार के देखिए तो कैमूर, गौतम बुद्धा, पंथ जिसको राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, और वाल्मीकि। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। Who is the author of the book The Bachelor of Arts? The Bachelor of Arts पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी आर के नारायणन, ऑप्शन सी रुडयार्ड किपलिंग या ऑप्शन डी विक्रम सेठ। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आर के नारायणन। आर के नारायण के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है मलगुडी डेज, ए टाइगर ऑफ फॉर मलगुडी। ये है मालगुडी डेज और ये द टाइगर फॉर मलगुडी। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1960 में मिला हुआ था। आपको बताना है कि इनका किस नॉवेल में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है। अगर रस्किन बॉन्ड के बारे में बात करें, ये भारतीय सिटीजन है। इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है आपका द रूम ऑन द रूफ और आवर टेरेस्ट्रियल ग्रोन इन दहरा, आवर ट्रीज स्टिल ग्रोन इन दहरा और द ब्लू अम्ब्रेला। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके बुक्स हैं। इनको भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है 1992। आपको भी फिर से बताना है कि किस बुक के लिए या किस नॉवेल के लिए इनको भी साहित्य अकादमी अवार्ड 1992 को मिला हुआ था। अगर रुडयार्ड किपलिंग के बारे में बात करें तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं द जंगल बुक्स और द डेथ अंडर द डिओडर्स और जस्ट सो स्टोरीज। इनको मिला हुआ है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1907। आपको बताना है किस बुक के लिए इनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1907 मिला हुआ है। अगर विक्रम सेठ के बारे में बात करें तो ये स्वीटेबल बॉय, इनका एक इम्पॉर्टेंट बुक है द गोल्डन गेट और इनको भी साहित्य अकादमी अवार्ड 1988 को मिला हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आर के नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई कोर्ट ऑफ केरला एंड लक्षद्वीप इज सिचुएटेड एट। ऑफ केरला एंड लक्षद्वीप के उच्च न्यायालय स्थित है। ऑप्शन ए एर्नाकुलम, ऑप्शन बी थिसूर, ऑप्शन सी कोची या ऑप्शन डी कन्नूर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एर्नाकुलम। हाई कोर्ट ऑफ केरला एंड लक्षद्वीप इज सिचुएटेड एट एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोची केरला। यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पार्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपको पूछा जाता है कि हाई कोर्ट ऑफ केरला एंड लक्षद्वीप इज सिचुएटेड एट, ऑप्शन में अगर कोची रहे ओनली तो कोची हो जाएगा इसका आंसर, या फिर अगर ऑप्शन में एर्नाकुलम या और कोची दोनों ही रहेगा तो हो जाएगा सही आंसर एर्नाकुलम। अगर कोची रहेगा तो आंसर होगा कोची, और अगर एर्नाकुलम और कोची दोनों रहेगा तो हो जाएगा एर्नाकुलम। ये पॉइंट को आपको याद में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एर्नाकुलम। तो अगर बात करें आपका केरला के कैपिटल, तो इसका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनारी विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगर बात करें आपका लक्षद्वीप के बारे में तो इसका कैपिटल है कावाराती और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल करेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी फ्लूट, ऑप्शन सी वायलिन या ऑप्शन डी सितार। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लूट। और कुछ इंपॉर्टेंट आपका वादक के बारे में जान लेते हैं। फ्लूट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वादक हैं आपका पन्नालाल घोष और एन रमनी या टी आर महालिंगम। सरोद से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट हस्तियां हैं उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अली अकबर खान, बहादुर खान, अलाउद्दीन खान, जरीन ए शर्मा, सरन रानी। अगर वायलिन के बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं एम एस गोपालकृष्णन,
एम चंद्रशेखरन, एन आर मुरलीधरन, वी जी जोग या लालगुड़ी जयाराम। अगर सितार के बात करें तो पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान, सुजात हुसैन खान, अनुष्का शंकर, निखिल बैनर्जी, बुधादित्य मुखर्जी। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स है और उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स है इनको आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द को फाउंडर ऑफ ई कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट। निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट का सह संस्थापक है? ऑप्शन ए पीयूष बंसल, ऑप्शन बी विशाल सिक्का, ऑप्शन बी बिनी बंसल या ऑप्शन डी रोहित बंसल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिनी बंसल। ये है आपका बिनी बंसल और ये है को फाउंडर सचिन बंसल। ठीक है। अगर बात करें पीयूष बंसल की तो ये सीईओ ऑफ लेंसकार्ट हैं। अगर विशाल सिक्का तो ये है सीईओ ऑफ यान एआई और ये फॉर्मर सीईओ ऑफ इन्फोसिस थे या इन्फोसिस के पूर्व सीईओ रह चुके थे। अगर रोहित बंसल के बारे में बात करें तो ये को फाउंडर ऑफ स्नैपडील है और टाइटन कैपिटल है। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिनी बंसल। Next question, Veritas Riksbank Prize in Economic Sciences is awarded every year in the memory of dash। आर्थिक विज्ञान में वेरिजेस रिस्क बैंक पुरस्कार हर साल किसकी स्मृति में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ई जॉन केन्स, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबल या ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो फ्रेंड्स ये जो रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इसको बोला जाता है नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। इसको याद में रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका अल्फ्रेड नोबल। अगर जॉन केन्स के बारे में बात करें तो इसको बोला जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स इज जॉन केन्स। अगर कार्ल मार्क्स के बारे में बात करें तो ये है फादर ऑफ मॉडर्न सोशियलिज्म एंड फादर ऑफ कम्युनिज्म। फादर ऑफ मॉडर्न सोशियलिज्म एंड फादर ऑफ कम्युनिज्म कौन है? कार्ल मार्क्स। अगर बात करें एडम स्मिथ की तो इनको बोला जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। फ्रेंड्स हम आपके लिए वैसे ही क्वेश्चंस लाते हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और हम जो डिस्कस करते हैं वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स कम्स अंडर व्हिच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। खेल की विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी रेसिडुअरी लिस्ट या ऑप्शन डी कॉन्करेंट लिस्ट। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 16 का सही उत्तर है स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द हरिपुरा कांग्रेस सेशन इन। सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन ए 1938 में या ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1936 या ऑप्शन डी 1940। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1936। चलिए जान लेते हैं कि हरिपुरा कांग्रेस के दौरान सुभाष चंद्र बोस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इसलिए हम यहाँ पर इसको लाए हुए हैं कि सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हरिपुरा सेशन के अंदर प्रेसिडेंट चुना गया था और 1939 को त्रिपुरी सेशंस के अंदर भी आईएनसी का प्रेसिडेंट चुना गया। बट गांधी जी से कन्फ्लिक्ट होने के कारण बोस ने रिजाइन दिए थे आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन दिए थे। ठीक है, प्रेसिडेंटशिप से। कब रिजाइन दिए थे? 29 अप्रैल 1939 को उन्होंने रिजाइन दिए थे प्रेसिडेंटशिप का, आईएनसी का या इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और उनके बाद किसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नेक्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया आईएनसी के अंदर। और 1939 के 22 जून में कैलकटा में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का डेवलपमेंट किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
बार बार पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग हिल्स अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण तक उनके स्थान के अनुसार सजाए। ऑप्शन है नल्ला मल्ला हिल्स, ऑप्शन बी शेवरॉय हिल्स, ऑप्शन सी पालकोंडा हिल्स या ऑप्शन डी जवाड़ी हिल्स। तो ये कुछ ऑप्शंस है, आपको इसको सजाना है नॉर्थ से साउथ तक। अगर मैप में देखें तो नॉर्थ से साउथ तक आप जाएंगे तो आपको पहले मिलेगा नल्ला मल्ला हिल्स, उसके बाद पालकोंडा हिल्स, उसके बाद जवाड़ी हिल्स, उसके बाद सेवरा हिल्स। तो आपका नल्ला मल्ला हिल्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पालकोंडा हिल्स हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा जवाड़ी हिल्स, उसके बाद हो जाएगा शेवरॉय हिल्स। तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जो सेशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिक है दोस्तों आपके लिए। ये ट्रिक है ना पा जा से। ना पा जा से। ठीक है, पहले नल्ला मल्ला हिल्स, उसके बाद पालकोंडा हिल्स, उसके बाद आपका है जवाड़ी हिल्स और उसके बाद है आपका शेवरा हिल्स। तो ये ट्रिक है, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 4 हिल्स के बारे में पूछा जाता है, तो आपको ये ट्रिक को याद में रख के चलना पड़ेगा, ना पा जा से। तो आपको ये आंसर करने में आसानी हो जाएगा, या फिर आपको मैप को लेके चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट या ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। अगर नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें तो ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था मई 2000 में, और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को लागू किया गया था 15 फरवरी 2000 के अंदर। इसका चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर, और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में बात करें तो करंट मिनिस्टर है जगत प्रकाश नड्डा। अगर बात करें आपका प्रेसिडेंट के बारे में तो करंट प्रेसिडेंट आपको पता ही होगा, ये है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पासेस आर नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर लोकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा पास उनके स्थान से सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन है जोजिला पास जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी मना पास उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिपकीला पास अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी नथुला पास सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा जोजिला पास कहाँ पर होते हैं। जोजिला पास आपको जम्मू और कश्मीर में होते हैं, और ये दो पॉइंट को कनेक्ट करता है, श्रीनगर और लेह को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपका एग्जाम एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया है कि जोजिला पास कनेक्ट्स व्हिच टू प्लेसेस और व्हिच टू पोजीशंस और व्हिच टू रीजियंस। तो ये हो जाएगा श्रीनगर एंड ले। तो आपका जोजिला पास जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, और क्वेश्चन में बोला गया है नॉट, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। अगर बात करें मना पास के अंदर तो वो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उत्तराखंड में, तो ये उत्तराखंड है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर नथुला पास के बारे में बात करें तो ये है आपका नथुला पास, वो सिक्किम में है, तो नथुला पास सिक्किम दिया हुआ है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिपकीला पास। ठीक है, तो सिपकीला पास ये है आपका, ये कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, अगर मैप देख के आप चलेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेजेंट अपराइजिंग्स सरदार वल्लभ भाई पटेल टुक पार्ट। निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। ऑप्शन ए एका मूवमेंट, ऑप्शन बी तेभागा मूवमेंट, ऑप्शन सी किसान सभा या ऑप्शन डी बारदौली सत्याग्रह। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका बारदौली सत्याग्रह।
ये हुआ था 1928 12 जून के अंदर। तो ये किसके अगेंस्ट हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था? ये एक्सेसिव लैंड टैक्स के खिलाफ हुआ था। किसने जारी किया था? ब्रिटिश ने जारी किया था। कहाँ पर किया था? बारदौली के अंदर। तो ब्रिटिश ने बारदौली के अंदर एक्सेसिव लैंड टैक्स ऑलमोस्ट 22% जारी कर दिया था। इसके खिलाफ आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किसान विद्रोह का नेतृत्व दिए थे। ठीक है। अगर बात करें एका मूवमेंट, ये भी एक किसान आंदोलन था जो लखनऊ के अंदर हुआ था नवंबर 1921 में। और इसका स्टार्ट किसने करा था? कांग्रेस और खिलाफत मिलकर इन्होंने किया था। और बाद में इसको नेतृत्व किसने दिए थे? मदारी पासी ने। ठीक है। अगर तेभागा मूवमेंट के बारे में बात करें तो ये भी एक किसान विद्रोह है या किसान आंदोलन है जो बंगाल में हुआ था 1946 या 1947 के अंदर। और इसको किसने नेतृत्व दिए थे? ऑल इंडिया किसान सभा ने। तो इसमें मेन डिमांड क्या था? यहाँ पर शेयर क्रूपर्स थे, मतलब जो किसान थे, जो और लैंड लॉर्ड्स थे, मतलब जो जमींदार थे। तो शेयर क्रूपर्स लैंड लॉर्ड से जमीन किराए में लेके यहाँ पर खेती करते थे। तो उन लोग का डिमांड था कि जितना भी अनाज उगाए जाएंगे उसका 2/3 मतलब 3 भाग में से 2 भाग शेयर क्रूपर्स के पास रहेगा और बाकी 1/3 जाएगा लैंड लॉर्ड के पास। ये पहले था हाफ हाफ एंड हाफ। ठीक है। बट बाद में इसको डिमांड किया गया था 1/3 एंड 2/3। ठीक है। तो इसको याद में रखिएगा। तो तेभागा मूवमेंट ये बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस? जब कोई वस्तु एक अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए छवि का आकार क्या होगा? ऑप्शन है सेम साइज, ऑप्शन बी एनलार्ज्ड, ऑप्शन सी पॉइंट साइज या ऑप्शन डी डिमिनिस्ड, मतलब कम हो जाना। तो इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा ये डायग्राम को। तो ये है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को कैसे पहचानिएगा? कॉनकेव मिरर का जो ये बाहर वाला हिस्सा है यहाँ पर आपका लेयर लगाया जाता है। किसका लेयर लगाया जाता है? यहाँ पर एल्यूमिनियम का लेयर लगाया जाता है या आपका सिल्वर। ठीक है। एल्यूमिनियम या सिल्वर का लेयर यहाँ पर लगाया जाता है। या अंदर की तरफ जो है ये शाइनिंग रीजन होता है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन या प्रतिफलन होता है। तो कहाँ पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन में कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखने को बोला है? आपका यहाँ पर पोल है और ये फोकस है, उसके बीच में ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट को जब रखते हैं तो इससे चारों तरफ में रोशनी निकला मतलब फैल जाता है। तो यहाँ पर एक जो लाइट रे या किरण यहाँ पर आता है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके चला जाता है और जो रिफ्लेक्ट होके चला जाता है वो इस पॉइंट में पास होके जाते हैं और इस पॉइंट को बोला जाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकल के आके यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके चला जाता है और चले जाने के बाद ये फोकस से पास हुआ जाता है। ठीक है। तो ये दो लाइट रे हो गया। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ इसको बढ़ाते हैं लाइन को तो यहाँ पर इसको ये मतलब मीट हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो एक आप एरो देख रहे हैं ये होता है आपका प्रतिबिंब। ठीक है। इसको बोलते हैं इमेज, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो इमेज क्रिएट होता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बड़ा हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनलार्ज्ड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका एनलार्ज्ड। तो चीज़ों को समझ के आप अगर चलिएगा ना तो आपको क्वेश्चन का सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो इसके लिए ही हम ये सब क्वेश्चंस को आपके लिए लाए हुए हैं ताकि आपको समझा सके बहुत ही सिंपल वे में। सो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक 2024? हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 का समापन समारोह कंप्लीट हुआ और ये हुआ था आपका पेरिस के अंदर, फ्रांस का जो राजधानी है। तो क्वेश्चन बोला गया है पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले
पहले भारतीय एथलीट कौन थे? ऑप्शन ए मोना अग्रवाल, ऑप्शन बी अवनी लेखारा, ऑप्शन सी मुरलीकांत पेटकर या ऑप्शन डी देवेंद्र झंझारिया। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अवनी लेखारा। अवनी लेखारा को इस साल उनका सेकंड गोल्ड मेडल मिला है और उनका इवेंट था 10 मीटर एयर राइफल। पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर उनका कैटेगरी था SH1। इनको फर्स्ट गोल्ड मिला हुआ है 2020 के अंदर टोक्यो पैरालंपिक में। तो अवनी लेखारा बिकम्स फर्स्ट इंडियन फीमेल पैरा एथलीट टू विन 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक के हिसाब से। Okay, next question. Which of the following is not an Indian multinational company? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ऑप्शन ए महिंद्रा ग्रुप, ऑप्शन बी यूनिलीवर, ऑप्शन सी इन्फोसिस या ऑप्शन डी आदित्य बिरला ग्रुप। तो फ्रेंड्स मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस किसको बोला जाता है? ये कंपनी होता है दैट हैज बिजनेस ऑपरेशंस या उनके बिजनेस की शाखाएं इन एट लीस्ट वन कंट्री अदर देन इट्स होम कंट्री। मतलब उनका होम कंट्री से बाहर में उनको ब्रांच होना चाहिए। जैसे भारत के अंदर मानिए एक कंपनी है तो उनका अगर ब्रांच यूएस में होगा, इंडिया में एक कंपनी का अगर ब्रांच यूएस में होगा या यूके में होगा तो इस कंपनी को हम बोलेंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इन चारों में से कौन भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, मतलब भारतीय ओरिजिन में नहीं है। तो देख लेते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यूनिलीवर। यूनिलीवर कहाँ का बेस्ड है? लंदन यूके का बेस्ड है। तो इसका सीईओ, करंट सीईओ कौन है? हेन शूमाकर, इनका करंट सीईओ है। अगर महिंद्रा ग्रुप के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, भारत में। उनका सीईओ है अनीश शाह, चेयरमैन है आनंद महिंद्रा। अगर इन्फोसिस के बारे में बात करें तो इनका सीईओ है सलील पारेख, चेयरमैन है नंदन नीलेकनी और इसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु। आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, इनका चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2012 या ऑप्शन बी डी 2014। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2013। ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2013। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।